नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के PMAYG तथा PMAYU घटकों के तहत 3 करोड़ नए आवास निर्मित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगी। चीन और पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को दूसरे चरण में अपग्रेड करने पर सहमति व्यक्त की। ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक रूस में आयोजित हुई। इसरो ने आदित्य L1 के पेलोड्स द्वारा ली गई सूर्य की तस्वीरें जारी की। भारतीय विद्यालयों में डेटा इकोसिस्टम को मजबूत करना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। विश्व मात्स्यिकी और जलीय कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के PMAY ग्रामीण तथा PMAY अर्बन घटकों के तहत 3 करोड़ नए आवास निर्मित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगी। इन 3 करोड़ मकानों में से 2 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत तथा 1 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU के तहत बनाए जाएंगे। 2 करोड़ PMAY ग्रामीण आवास इस घटक के तहत पहले से स्वीकृत 2.95 करोड़ घरों के अतिरिक्त होंगे। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण आवास संबंधी मांग की आवश्यकताओं को पूरा करना है। खबर की बेहतर समझ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका लक्ष्य 2024 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना है। अब बात करते हैं इस योजना के घटकों के बारे में, यानी PMAY शहरी और PMAY ग्रामीण के बारे में। PMAY शहरी वर्ष 2015 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और PMAY ग्रामीण वर्ष 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। PMAY शहरी केंद्र प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्रक दोनों श्रेणी के अंतर्गत आने वाली योजना है और PMAY ग्रामीण केंद्र प्रायोजित योजना है। अब इस योजना के लाभार्थी कौन कौन है, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। PMAY शहरी की बात करें तो पहले लाभार्थी हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS। इसके तहत ऐसे सभी परिवार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए या इससे कम है। दूसरे हैं निम्न आय वर्ग यानी LIG। इसके तहत ऐसे सभी परिवार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपए के बीच है। तीसरे हैं मध्यम आय समूह यानी MIG। इसके तहत ऐसे सभी परिवार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 6 से 18 लाख रुपए के बीच है। EWS परिवार इस मिशन के सभी चारों वर्टिकल्स के लिए पात्र होंगे। वहीं LIG, MIG श्रेणी के परिवार इस मिशन के केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS योजना के लिए पात्र होंगे। चारों वर्टिकल्स हैं In situ स्लम पुनर्विकास ISSR, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना CLSS, साझेदारी में किफायती आवास AHP तथा लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण या घर का विस्तार। वहीं PMAY ग्रामीण के लाभार्थी सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC 2011 के माध्यम से पहचाने गए परिवार होंगे। इन योजनाओं के घटकों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो PMAY शहरी के तहत 3 जून 2024 तक 83.51 लाख घर बनकर तैयार हो गए हैं और PMAY ग्रामीण के तहत 11 जून 2024 तक 2.62 करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को दूसरे चरण में अपग्रेड करने पर सहमति व्यक्त की। CPEC चरण 1 में अवसंरचना, ऊर्जा और बंदरगाह विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वहीं CPEC चरण 2 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास और औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चलिए खबर की शुरुआत में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। इस मार्ग में कई अवसंरचना परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना को 2015 में शुरू किया गया था। यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत एक प्रमुख परियोजना है। 2013 में शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अरबों डॉलर की पहल है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया,
मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्र मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। सीपीईसी से जुड़ी भारत की चिंताओं की बात करें तो सीपीईसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का संप्रभु क्षेत्र है। ग्वादर बंदरगाह के विकास से अरब सागर में भारत की समुद्री सुरक्षा और ओमान की खाड़ी के माध्यम से ऊर्जा और तेल आयात के लिए खतरा उत्पन्न होता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कई परियोजनाएं आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं हैं। इसके कारण श्रीलंका जैसे देश ऋण जाल संकट में फंस गए हैं। अंत में सीपीईसी से निपटने के लिए भारत की पहले भी जान लेते हैं। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहा है। ये कनेक्टिविटी बढ़ाने और ग्वादर बंदरगाह से चीन को मिले रणनीतिक लाभ को प्रतिसंतुलित करने में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत को मध्य एशिया और यूरेशिया से जोड़ता है। रुख करते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक रूस में आयोजित हुई। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पिछले साल ब्रिक्स में शामिल हुए थे। ये देश औपचारिक रूप से 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के नए सदस्य बने थे। मंत्री स्तरीय बैठक के संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सदस्य देशों ने सहयोग के 3 स्तंभों के तहत ब्रिक्स रणनीतिक साझेदारी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सहयोग के 3 स्तंभ हैं: राजनीति एवं सुरक्षा, अर्थव्यवस्था व वित्त तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क। सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों का समर्थन किया और बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। खबर की बेहतर समझ के लिए ब्रिक्स के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रिक यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन के नेता पहली बार 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ ही यह संगठन ब्रिक्स बन गया था। भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व काफी अधिक है, क्योंकि यह विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की आवाज है। इस फोरम के जरिए भारत विकासशील देशों की चिंताओं को उठा सकता है और उनके अधिकारों की वकालत कर सकता है। साथ ही संवाद के लिए सुरक्षित और उपयुक्त फोरम प्रदान करता है। भारत इस फोरम का उपयोग आपसी मतभेदों को सुलझाने तथा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कर सकता है। इनके अलावा अन्य दृष्टियों से भी ब्रिक्स का महत्व काफी ज्यादा है। भारत इस फोरम के जरिए विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार के लिए समर्थन जुटा सकता है। साथ ही वह अधिक समावेशी वैश्विक वित्तीय प्रणाली के निर्माण के लिए दबाव बना सकता है। लेकिन ब्रिक्स से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी विद्यमान है, जैसे कि अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच मतभेद हैं। इसके सदस्य देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, ब्रिक्स के भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सदस्य IBSA संगठन के भी सदस्य हैं। ऐसे में दोनों संगठनों के कार्य क्षेत्र आपस में टकराते हैं आदि। खबर के आखिर में ब्रिक्स की प्रमुख पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका उद्देश्य अवसंरचना और सतत विकास के लिए संसाधन जुटाना है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। दूसरा है ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था यानी ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसका उद्देश्य अल्पकालिक तरलता यानी नकदी के संकट को टालना तथा वित्तीय स्थिरता को और मजबूत करना है। और तीसरी पहल है ब्रिक्स पेमेंट्स टास्क फोर्स। यह सदस्य देशों के मध्य राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के संबंध में सहयोग को बढ़ावा देता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले मुख्य खबर की तरफ। इसरो ने आदित्य L1 के पेलोड्स द्वारा ली गई सूर्य की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में लगे पेलोड्स में से 2 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स द्वारा ली गई हैं। ये पेलोड्स हैं सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT और विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC। इन तस्वीरों से सोलर फ्लेयर्स, ऊर्जा वितरण व सनस्पॉट्स का अध्ययन करने में तथा अंतरिक्ष के मौसम को समझने एवं पूर्व अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे अलग अलग तरंग दैर्ध्य में सौर गतिविधियों और अल्ट्रावायलेट विकिरण की निगरानी करने में भी सहायता मिलेगी। चलिए सबसे पहले सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये निकट यूवी रेंज में सोलर फोटोस्फीयर
और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेने तथा निकट यूवी रेंज में ही सौर विकिरण की भिन्नताओं को मापने का काम करता है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ की बात करें तो यह सौर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। चलिए अब आदित्य L1 के बारे में विस्तार से समझते हैं। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। यह सूर्य एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा यानी हेलो ऑर्बिट से सूर्य का पर्यवेक्षण करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। यह लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से 7 पेलोड्स के साथ लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 के महत्व की बात करें तो इससे कोरोनल हीटिंग और सौर पवनों के त्वरण को समझने में मदद मिलेगी। यह सूर्य से निकलने वाले कणों की गतिकी के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने हेतु अपने स्थान पर ही कणों और प्लाज्मा परिवेश का पर्यवेक्षण करता है। विश्व के कुछ अन्य सौर मिशन हैं नासा का पार्कर सोलर प्रोब, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, चीन का कुआफू 1 सोलर प्रोब आदि। अंत में लैग्रेंज पॉइंट L1 के बारे में भी जान लेते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स पर दो विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उनके साथ साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्थापित उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बने रहते हैं। L1 से बिना किसी अवरोध या ग्रहण परिघटना के लगातार सूर्य का पर्यवेक्षण संभव है। 5 लैग्रेंज पॉइंट्स में से 3 यानी L1, L2 व L3 अस्थिर हैं और 2 L4 एवं L5 स्थिर हैं। हालांकि L1 और L2 इतने भी अस्थिर नहीं हैं कि किसी अंतरिक्ष यान को इनके पास स्थापित नहीं किया जा सके। अस्थिर लैग्रेंज बिंदु बड़े द्रव्यमान वाले दो पिंडों के केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा पर स्थित होते हैं। स्थिर लैग्रेंज बिंदु बड़े द्रव्यमान वाले दो पिंडों के केंद्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के आधार पर निर्मित दो समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष पर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय विद्यालयों में डेटा इकोसिस्टम को मजबूत करना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को आपटी इंस्टीट्यूट और मोजिला फाउंडेशन ने जारी किया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्त पोषण यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID से प्राप्त हुआ था। इस रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा के आंकड़ों में नामांकन दर, छात्र शिक्षक अनुपात, उपस्थिति, मूल्यांकन परिणाम आदि शामिल है। चलिए सबसे पहले समझते हैं स्कूली शिक्षा के आंकड़ों के महत्व के बारे में। इनका लक्षित नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत शिक्षा और बेहतर शैक्षिक परिणामों को बढ़ावा मिल सकता है। संसाधनों के दक्षतापूर्वक आवंटन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में भारत में डेटा समर्थित शिक्षा प्रणाली से जुड़ी चिंताएं क्या-क्या हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। विविध डेटा सेट्स में एक रूपता की कमी है, जैसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जैसे सर्वेक्षणों के आंकड़ों को कोई विशेषज्ञ विश्वसनीय नहीं मानता है। विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड व्याप्त है। इससे डेटा गैप पैदा होता है, यानी इन क्षेत्रों के डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं और डेटा संग्रह करने में बहुत अधिक श्रम लगता है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की बात करें तो प्रतिवर्ष शिक्षा संबंधी डेटा संग्रह के लिए एक केंद्रीकृत डेटा संग्रह एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। वित्तीय लाभ देकर शिक्षकों को शिक्षण के साथ साथ डेटा एंट्री कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रभावी बजट और शिक्षकों के प्रशिक्षण द्वारा शैक्षिक अवसंरचना एवं क्षमता को मजबूत करना चाहिए और एकत्रित डेटा के उपयोग की प्रभावशीलता के आधार पर स्कूल लीडर बोर्ड्स का निर्माण किया जाना चाहिए। भारतीय शिक्षा इकोसिस्टम में डेटा और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी NDEAR शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य एकीकृत और अंतर संचालन योग्य डिजिटल अवसंरचना के साथ शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाना है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस यानी UDISE प्लस स्कूल स्तर के डेटा का प्रबंधन करती है और पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के डेटा की निगरानी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। विश्व मात्स्यिकी और जलीय कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की गई।
इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने तैयार और जारी किया है। इस रिपोर्ट में ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन विषय पर फोकस किया गया है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर मत्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन 223.2 मिलियन टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। जलीय जीवों के कुल उत्पादन में भारत का योगदान 8% था। इस मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर रहा। पहली बार जलीय जीवों के मुख्य उत्पादक के रूप में जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर ने कैप्चर फिशरीज को पीछे छोड़ दिया। कैप्चर फिशरीज में प्राकृतिक रूप से पल रही मछलियां जल निकायों से सीधे पकड़ी जाती हैं, जबकि एक्वाकल्चर में मछलियों या जलीय जीवों को पाला जाता है और फिर उन्हें पकड़ा जाता है। 1.9 मिलियन टन के उत्पादन साथ भारत अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। खबर में आगे बढ़ते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी कार्रवाई में जलीय खाद्य पदार्थों की भूमिका समझते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के तत्वाधान में ओशन एंड क्लाइमेट चेंज डायलॉग 2023 आयोजित किया गया था। इस डायलॉग में जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों के समाधान में जलीय खाद्य पदार्थों की क्षमता को मान्यता दी गई थी। FAO विशिष्ट क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलित होने के लिए पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करता है। उदाहरण के लिए बदलती परिस्थितियों के अनुकूल स्थानीय प्रजातियों के उत्पादन को महत्व देना आदि। चलिए अब ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। FAO ने 2021 में ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन विजन को प्रस्तुत किया था। इसका मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, पोषण में सुधार करने आदि के लिए जलीय खाद्य प्रणालियों का लाभ उठाना है। इसके उद्देश्यों में वैश्विक खाद्य मांग को पूरा करने के लिए संधारणीय जलीय कृषि पद्धतियों का विस्तार करना तथा लाभ का समान रूप से वितरण सुनिश्चित करना, मत्स्य भंडारण को बनाए रखने तथा उचित आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मत्स्य प्रबंधन पर बल देना, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत जलीय खाद्य पदार्थ मूल्य श्रृंखलाएं विकसित करना शामिल है। अंत में वैश्विक जैव विविधता समझौतों के संदर्भ में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के बारे में भी जान लेते हैं। जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD ने 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी GBF को अपनाया था। इसका उद्देश्य जैव विविधता की सुरक्षा करना तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए देशों की राष्ट्रीय योजनाएं विकसित करने में सहायता करना है। जलीय खाद्य प्रणालियां ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कई लक्ष्यों से सीधे संबंधित हैं, जैसे जलीय क्षेत्रों का प्रबंधन, प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को कम करना आदि। 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग पर समझौते यानी BBNJ एग्रीमेंट पर सहमत हुए थे। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। चलिए बात करते हैं सुर्खी में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं शहीद रामप्रसाद बिस्मिल। हाल ही में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी की जयंती मनाई गई। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। इनके योगदानों की बात करें तो युवा अवस्था में ही वे आर्य समाज युवा संघ में शामिल हो गए और स्वामी दयानंद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लगे थे। 1918 में हुए मैनपुरी षड्यंत्र के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किताबों का वितरण किया था, इसलिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। इस षड्यंत्र में उन्होंने देशवासियों के नाम संदेश शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी और इसे अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ लोगों के बीच वितरित किया था। 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और योगेश चंद्र चैटर्जी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। वे काकोरी कांड को अंजाम देने वाले मुख्य क्रांतिकारी थे। हम श्री रामप्रसाद बिस्मिल जी से देशभक्ति, साहस, नेतृत्व जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। इस योजना का नोडल मंत्रालय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है और ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में सेवा देने के लिए चुने गए व्यक्तियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग PCI के 11 सदस्यों को चुनने के लिए हर 3 साल में चुनाव आयोजित करता है।
भारतीय व्यापारी लिपुलेख दर्रे से होकर चीन के साथ सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इस मार्ग को कोविड-19 महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। हाल ही में फिलीपींस में माउंट कनलाओन में उद्गार होने से ठंडा लावा सड़कों पर बह निकला। ठंडे लावे को इंडोनेशियाई भाषा में लहर कहते हैं। ये ज्वालामुखीय पदार्थों, मलबे और पानी का सघन मिश्रण है। ये तेज गति से होने वाले भूस्खलन की तरह व्यवहार करता है। CSIR IICT के वैज्ञानिकों ने प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में सूक्ष्म शैवाल की क्षमताओं का पता लगाया है। ये एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीवों का विविध समूह है। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों हो सकते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक करदाता के विपक्ष में फैसला सुनाया है, जिसके खिलाफ राजस्व विभाग ने GAAR लागू किया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि कलरेबल डिवाइसेस कर छूट का लाभ उठाने का दावा नहीं कर सकते हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि कृत्रिम स्वीटनर जाइलिटॉल स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इस अध्ययन के अनुसार ये दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसे हृदय संबंधी विकारों का खतरा बढ़ा सकता है। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2 पहलें शुरू की हैं। AIM इनोवेशन सेंटर डेनमार्क ICDK वाटर चैलेंज 4.0। इसका उद्देश्य नए खोजी समाधानों के जरिए जल संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना है। दूसरा, इनोवेशन फॉर USDG एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया हैंडबुक। ये देश के अलग अलग कोनों से ऐसे उद्यमियों का वर्णन करती है जो सतत नवाचारों के जरिए समाज की बेहतरी में योगदान दे रहे हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।